देखो, जो अगला डिस्कशन है हम लोग का दैट इज सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन सेक्शन का है ना पूरा डिस्कशन करते हैं, खास तौर पे देखो सॉल्यूशन चैप्टर एक अलग चैप्टर है, लेकिन जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको सॉल्यूशन का जो अलग अलग तरह का कंसंट्रेशंस है, आपको उन कंसंट्रेशंस के ऊपर काम करना पड़ता है, उस कंसंट्रेशन को समझना पड़ता है। जनरली जब आप सॉल्यूशन का बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन होता क्या है? तो दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें जो होमोजेनियस वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? सेम कंपोजिशन थ्रू आउट वॉल्यूम, पूरा का पूरा सॉल्यूशन में है ना एक ही तरह का तुमको कंपोजिशन मिलेगा। जनरली जो आप डिस्कस करते हैं उसमें आपके पास आता है एक वर्ड दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, दो कंपोनेंट्स मौजूद होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हम लोगों का मौजूद होता है। अब जब आप इन दो कंपोनेंट्स को लेके चलते हैं तो उन दो कंपोनेंट्स में मेजर बोला जाए तो दो पार्ट होता है, एक पार्ट कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा पार्ट कहलाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें आपके पास है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए बहुत ज्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली आपको ये सब चीज बहुत पहले से भी पता है। जस्ट एक कंसेप्ट को है ना तुम्हारे सामने एक बार फिर से रिवाइज कराया जा रहा है, चीजों को थोड़ा समझना। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अच्छा, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का कंसेप्ट कैसे तुम डिसाइड करते हो? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, इसका डिसीजन कैसे लेते हो? तो इसके डिसीजन लेने का तरीका क्या है कि हम लोग को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो मेरे पास कंपोनेंट्स आपस में मिल रहा है वो सेम फेज में है या डिफरेंट फेज। अगर कंपोनेंट्स आपस में सेम फेज में है तो तरीका अलग है। इफ कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज, अगर कंपोनेंट सेम फेज में हुआ तो सॉल्यूट वो है, इसका जो अमाउंट है वो हमारे सॉल्वेंट जो है उसके अमाउंट से कम होगा। मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट है और जिसका अमाउंट कम है वो कौन है? सॉल्यूट है। ये कब डिसाइड करते हैं हम लोग? जब सेम फेज में, जैसे दोनों लिक्विड है, दोनों गैस है, दोनों सॉलिड है, उस केस में आप इसका बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फेज अलग अलग हो, इफ कंपोनेंट्स आर इन डिफरेंट फेज, अगर कंपोनेंट डिफरेंट फेज में है तो वैसे केस में ध्यान रखना कि सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट which have same phase as solution। वही कंपोनेंट सॉल्यूशन की तरह या यूं कहो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज के साथ मैच करता है। अभी तुम ऐसे समझो कि मान लो हम लोग है ना 10 ग्राम शुगर में 10 ग्राम पानी डालते हैं। अब दोनों अलग अलग फेज में है, शुगर इज सॉलिड, पानी इज लिक्विड, लेकिन जो दोनों के मिलने से जो सॉल्यूशन तैयार होता है, सिंपल भाषा में जो चाशनी आपका बनता है वो क्या है? वो लिक्विड है, वो सॉलिड तो नहीं है। तो जो लिक्विड था, जैसे वाटर इज लिक्विड, तो वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो सॉलिड था उस समय जैसे शुगर, वो हम लोग का सॉल्यूट है। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, जो भी है, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। कहने का मतलब शुगर जैसा सॉलिड भी मौजूद है अलग अलग, पानी भी मौजूद है, और हमारे पास गैस भी मौजूद है CO2, लेकिन वो दिखता कैसा है? लिक्विड दिखता है। तो जो उसका लिक्विड है वो उसका सॉल्वेंट है, बाकी उसी समय सॉल्यूट, सॉलिड और जो गैस है वो सॉल्यूट की तरह काम करता है। तो ये है एक सिंपल सा कंसेप्ट कि हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिसीजन आप कैसे लें। अब एक तरीका समझो, मान लो जैसे हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन बनने के लिए
आपके पास कोई सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में आप किसी सॉल्यूट को ऐड किए, सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में ऐड किया तो आपके पास एक सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है उसको है ना 3-4 अलग अलग कंटेनर में तुम निकाल लो। इसको है ना छोटे छोटे बीकर्स में ले लिए, एक बीकर ये रहा, ये एक दूसरा बीकर है, ये एक तीसरा बीकर है, ये एक चौथा बीकर है। ऐसे बीकर्स में इसको डिवाइड करके अलग अलग कर दिया गया। अब सोचना सब, एक स्टूडेंट को एक बीकर दे दिया गया, बोला गया चलो भाई एक्सपेरिमेंट करो सबको अपना अपना। पहला स्टूडेंट से बोला गया कि तुम जो सॉल्यूशन का पोर्शन लिए हो, तुम जो लिए हो सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन बताओ, लेकिन तुमको बताना कैसे है कि सॉल्यूट का कितना मोल 1 लीटर में मौजूद है। तो इस स्टूडेंट को बताना है कि सॉल्यूट का कितना मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लीटर। तो इसी को आप किस नाम से जानते हैं? मोलारिटी। ये मोलारिटी आपका कहलाता है। कोई तुमसे ये कह दे कि भाई आप मास ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 मास ऑफ सॉल्यूशन में आप कैलकुलेशन करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज। कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट में सॉल्यूट का कितना पार्ट मौजूद है, दैट इज परसेंटेज। थोड़ा और आगे बढ़ो, इसी तरह से अलग अलग तरीका। एक आपका पास है नॉर्मेलिटी, आप पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। इसी तरह से और सोचो तो आप पढ़ते हैं पीपीएम, और आप पढ़ते हैं स्ट्रेंथ, और आप पढ़ते हैं मोलालिटी। तो ये सब कुछ और नहीं है, हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट मौजूद है उसके कंसंट्रेशन को मेजर करने का तरीका है, उसके कंसंट्रेशन को मेजर करने का तरीका। ठीक है, आपको इन्हीं सब कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना। एक चीज थोड़ा इसमें पूछना चाहते हैं, सोच के बताना। मोलारिटी का अपना एक आंसर आएगा, परसेंटेज का अपना आएगा, नॉर्मेलिटी का अपना आएगा, सबका अपना अपना एक आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग है, कंसंट्रेशन एक ही है, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट जो बता रहे हैं वो बदलने से उसका न्यूमेरिकल डाटा अलग अलग आएगा। जैसे मान लो ये मार्कर है, अब बोलेंगे इसका लेंथ बताओ भाई, तो कोई बताए सर इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है। जब वो यूनिट सेंटीमीटर लिखा तो बगल में 15 बोला, लेकिन अगर कोई बोलेगा मीटर में तब तो वो बोलेगा 0.15 मीटर। तो अलग अलग यूनिट बदलने से न्यूमेरिकल डाटा बदलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्कर का लेंथ बदल गया। कंसेप्ट समझा? अब एक एक करके इसमें डिस्कशन आपका स्टार्ट होता है। चलिए, हमारे पास फर्स्ट डिस्कशन है आपके लिए, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूट का कितना अमाउंट 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उसको परसेंटेज आप कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन हमेशा तुमको ये बताता है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट 100 पार्ट सॉल्यूशन में मौजूद है। अब ये जो अमाउंट वर्ड है ना वो 2-3 तरीके से एक्सप्रेस होता है। जैसे सबसे पहला इसमें टर्म देखो, परसेंटेज बाय मास, या फिर आप इसी को कहते हैं परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय मास या फिर परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय मास या फिर परसेंटेज बाय वेट। ये तुमको हमेशा मिलेगा जब आप वेट ऑफ सॉल्यूट में वेट ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सोच के बताओ, हम लोग हमेशा, आप ये सब पहले से जानते हैं, सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं, सॉल्वेंट को ए से, और जो मेरा सॉल्यूशन बनता है ना उसको हम लोग एस से दिखाते हैं, सॉल्यूशन को एस से। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बी लिखने का मतलब है व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो ये बताता परसेंटेज बाय मास।
आगे देखो, जैसे कि एग्जाम्पल को पकड़ो समझो। अगर हम तुमसे बोले कि 6.2% NaCl सॉल्यूशन बाय मास, 6.2% NaCl सॉल्यूशन बाय मास, मान लो तुमको ये बोला गया, तो इसका मीनिंग निकालने आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? W/Ws = 6.2%। मतलब उसका 6.2% का मतलब क्या है? उसका 100 पार्ट में 62 पार्ट जो है उसका सॉल्यूट का है। सही। इसका मतलब ये है कि 6.2 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, आपको हमेशा इस लाइन से ये लाइन लिखने आना चाहिए, 6.2% NaCl सॉल्यूशन बाय मास। इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉल्यूशन का 100 ग्राम लीजिएगा ना, मान लीजिए आप सॉल्यूशन का 100 ग्राम लिए, तो उसके अंदर सॉल्यूट 6.2 ग्राम। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसी का एक दूसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब होता है ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम को W/V भी लिखते हैं। तो इसका कंसेप्ट होता है कि आपको वेट लेना है सॉल्यूट का, वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का ml में, मल्टीप्लाइड विथ 100। सोच के बताओ ये तुमको क्या बताने का कोशिश कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहीं पे हम ऐसे लिख दें कि 6.2% NaCl बाय वॉल्यूम, बोलो तो इसका मतलब क्या है? 6.2 ग्राम NaCl। बिल्कुल सही। 100 ml अगर हम सॉल्यूशन का लेते हैं तो उसमें 6.2 ग्राम NaCl है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है 6.2 ग्राम NaCl is present in 100 ml solution. 6.2 ग्राम NaCl is present in 100 ml solution. 100 ml solution में 6.2 ग्राम NaCl का मौजूद है। कंसेप्ट समझ में आया? परसेंटेज को हमेशा लिखने आना चाहिए। आप खाली ऐसे लिख देंगे, ऐसे पढ़ेंगे ना तो नहीं काम बनेगा। इसका मीनिंग समझो, मीनिंग समझ जाओगे, आगे देखना बहुत ज्यादा। देखो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो समझो। इसके क्वेश्चन में दो हिस्सा होता है, एक तो होता है कि उस कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन उससे रिलेट होगा, और दूसरा क्या है कि एक कंसंट्रेशन टर्म तुमको दे देगा। जैसे मान लो ये कंसंट्रेशन टर्म तुमको बता दिया और ये पूछेगा, या ये बता दिया तो ये पूछा, ये बता दिया ये पूछा। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म बता देगा, तुमको दूसरा पूछेगा, तुमको बोल देगा देखो हमारे पास 6.2% NaCl सॉल्यूशन बाय मास है, तो इसका मोलारिटी निकालो, इसका मोलालिटी निकालो, इसका नॉर्मेलिटी निकालो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालो। मतलब परसेंटेज दिया, पूछ क्या रहा है? मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज पूछ रहा है। तो एक कंसंट्रेशन टर्म देके तुमको बाकी सब दूसरा चीज पूछता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इसका नोट करो याद। देखो मोलारिटी, ये तुमको ये बताता है what is the number of moles of solute is present in 1 liter of solution, मतलब per unit volume of solution। सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, तुमको मोलारिटी यही सिखाता है। सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। तो आप जब भी मोलारिटी लिखे ना तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का होगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में होगा। तो सोच के बताओ तो इसका यूनिट क्या होगा? क्या इसका यूनिट मोल पर लीटर होगा? मोल पर लीटर। अच्छा, ये मोल्स लिखने का तरीका है हम लोग का कि जो भी वेट हमारे सॉल्यूट का देगा उसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर लो बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो आपके पास आया मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है।
मतलब आपको ये भी दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड मोलारिटी। आपको ये भी दिमाग में रखना है कि वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोलारिटी। और इवन अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के जगह ml में रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के जगह ml में अगर है तो उसको लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर लीजिए। ये 1000 ऊपर चला जाता है और मोलारिटी का इक्वेशन होगा WB इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ B एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये सारा का सारा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूनिट एक ही है, मोल पर लीटर। WB किसको स्टैंड करता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल सही, ये वेट है सॉल्यूट का। अच्छा, ये MB किसको स्टैंड करता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो आपका VS है वो क्या स्टैंड करता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर यहां वॉल्यूम, इस इक्वेशन को अगर कोई यूज किया इसको तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेगा लीटर में, लेकिन अगर 1000 भी लगा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेगा? ml में, मिलीलीटर। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल देखो ताकि ये कंसेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन है एक छोटा सा, गौर से देखिए। 6.3% HNO3 सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम W/V, फाइंड इट्स मोलारिटी। आप इसका मोलारिटी निकालें। तो सबसे पहला काम तुम्हारा पता है क्या है कि जैसे ही आपके सामने ये 6.3% HNO3 सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम कोई बोल रहा है तो आपको तुरंत यहां से समझना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट 6.3 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। क्या तुमको ये लाइन समझ में आया? 6.3% HNO3 सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, तो वेट हमारे सॉल्यूट का 6.3 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। HNO3 है तो मोलर मास भी मालूम है 63, सही। तो आप बस मोलारिटी का कंसेप्ट यूज करें, WB इंटू 1000 मोलर मास ऑफ B एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो आपके पास आ रहा है WB 6.3, 1000 मोलर मास ऑफ B 63, यहाँ पे 100 सॉल्व करके 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर, सही है। तो ऐसे कंसेप्ट चलता है। अभी इसमें एक लेवल ऊपर चलते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखो। तुमसे बोला गया 10% H2SO4 solution by mass have density 1.2 gram per ml, find its मोलारिटी। आप इसका मोलारिटी निकालें, बताओ तो कैसे बनेगा? इसमें करने में इसका मास मिलेगा, सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा, डेंसिटी दिया हुआ है तो आप वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद नंबर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही प्लान है। जब आपसे बोले 10% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास, एकदम आराम से समझ के कीजिएगा ना, तो आपको कभी भी एक टॉपिक सब है ना धोखा नहीं देगा और वो टाइम पे बनेगा एकदम। तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है 1.2 ग्राम पर ml। आपका काम है, बिकॉज आपको पता है कि आपको मोलारिटी निकालने के लिए हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वेट ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को यूज करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाले, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट कम्स टू बी 100 बाय 1.2 इतना ml। अब आपके पास सब कुछ तैयार है फॉर मोलारिटी, सिंस मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000
मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वेट ऑफ सोल्यूट में हम लोग 10 ग्राम लिख दिए, यहाँ पे 1000 आया। मोलर मास H2SO4 का 98 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हम लोग का 100/1.2। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा इतना मोल पर लीटर इज द आंसर। समझ पाए? ठीक है, तो चीज इस तरीके से चलता है, आगे ऐसे हम लोग को धीरे धीरे बढ़ना है। अब एक रिवर्स करना चाहते हैं, थोड़ा देखना चाहते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है कि 0.6 m H2SO4 सॉल्यूशन है, फाइंड इट्स परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम इसका परसेंटेज कंसंट्रेशन बताओ, कैसे बताओगे? What is meaning of this 0.6 m? 0.6 मोल बिल्कुल सही, 0.6 मोल्स H2SO4 in 1000 ml, करेक्ट ना? या 1 लीटर। तो 0.6 मोल का मतलब है कि अगर हम वेट ऑफ सोल्यूट निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.6 है और H2SO4 का मोलर मास 98 है। इतना ग्राम। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले से मौजूद है 1000 ml, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना मतलब वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 100, तो ये हो गया हम लोग का 58.8 1000 and 100, so it is 5.88%। ठीक है, तो हमेशा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करना है। क्लियर है? नोट करो यहां पर। देखिए, मोलारिटी जो अभी हम लोग डिस्कस किए ना, इस मोलारिटी में था नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और फिर था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, करेक्ट? तो यहां से सोचो कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का लिखना चाहें तो क्या हम मोलारिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मोलारिटी को आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, करेक्ट है? इवन अगर आप मोलारिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, इसको हम लोग नंबर ऑफ मिलीमोल्स कहते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निकालना पड़ेगा तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करना है, लेकिन वॉल्यूम उस समय लीटर में होना चाहिए। अगर हमको नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालना है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना है। अब आगे देखो, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आगे। इन केस ऑफ डाइल्यूशन मतलब कोई आप सॉल्यूशन को पतला कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, कोई आप सॉल्यूशन को पतला कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे केस में एक बात सोचो जरा कि मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, शुरुआत में उसका एक मोलारिटी है और वॉल्यूम है, फिर आप इसमें वाटर ऐड किए, तो वाटर ऐड करने से ऑब्वियसली आप इतना तो समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम बढ़ गया है। मोलारिटी पे क्या हुआ होगा? मोलारिटी में क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा या घटा होगा? घटा होगा। प्रैक्टिकल बात सोचो, मान लो एक शरबत बनाए हो तुम, शरबत को पी लिए, थोड़ा मीठा लगा, अगर तुम उसमें पानी मिला दोगे और फिर पियोगे तो उसका मिठास ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो सेम कंसंट्रेशन अगर आप डाइल्यूट कर देते हैं तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमेशा घटता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहा होगा? पानी को ऐड करने के दौरान इस पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहा होगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था वो कांस्टेंट है। इस वजह से डाइल्यूशन के पहले जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का था और डाइल्यूशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का है वो सेम रहेगा।
M1V1 लिख रहे हैं, इसका मतलब है डाइल्यूशन के पहले नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं सॉल्यूट का। M2V2 लिख रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं सॉल्यूट का। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसको यूज करना है डाइल्यूशन में। अच्छा, इसमें अगर हम तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वॉल्यूम पानी का आप ऐड किए, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर लेना, पता चल जाएगा कि कितना पानी आप ऐड किए। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल्स होगा, वो न्यूमेरिकल आपके सीट सब में है, हम लोग देखेंगे। इसका अगला टॉपिक पकड़ो, देखो सर, समझते चलो। इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more सॉल्यूशंस, 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशंस के मिक्सचर के समय में मोलारिटी अगर निकालना है, तो यहां पे थोड़ा देखिए और चीजों को समझिए। फर्स्ट केस, फॉर मिक्सचर ऑफ एसिड्स, आपके पास 2 एसिड है। मान लीजिए ये मेरे पास एक एसिड है, इसका मोलारिटी वॉल्यूम, फिर ये हमारे पास दूसरा एसिड है, मोलारिटी वॉल्यूम, दोनों को आप एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिए। जब आप दोनों को मिक्स कर दिए तो मोलारिटी और वॉल्यूम। थोड़ा एक बात समझना, जब आप एसिड को एसिड के साथ मिक्स करते हैं, एसिड प्लस एसिड, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी एसिडिक बनता है। तो वैसे केस में मोलारिटी अगर आप मिक्सचर का निकालेंगे ना, देन इट कम्स टू बी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। देखो, वैसे तो पढ़ने के लिए तुम ऐसे बोल सकते हो कि M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, लेकिन अगर समझना है तो ऐसे समझो कि M1V1 का मतलब है कि पहले के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, प्लस M2V2 का मतलब है दूसरे के अंदर मौजूद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों को ऐड करो तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें मिल गया, और पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो मोल्स बाय वॉल्यूम, दैट इज मोलारिटी। तो समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं आप। इसमें देखो, सिमिलरली अगर 2 बेस को आप मिलाते हैं, 2 बेस मिक्सचर, अगर आपके पास 2 बेस का मिक्सचर है, तो भी आपके मोलारिटी का इक्वेशन ऐसे ही निकलेगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो एसिड को एसिड के साथ मिलाएं या बेस को बेस के साथ मिलाएं, अगर हमको फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है, देन वी हैव टू गो थ्रू दिस वे। ये तरीका होता है। ठीक है, अब हम आपसे बोलेंगे कि सर एसिड और बेस को मिलाना है, तो मेरे हिसाब से एसिड और बेस को जब मिलाइए ना, तो कभी भी मोलारिटी यूज ना करें, उसके लिए हम लोग नॉर्मेलिटी जब पढ़ लेंगे तब हम सिखाएंगे। एसिड और बेस को मिलाना, समझ रहे? एसिड और बेस को मिलाना मतलब आप नॉर्मेलिटी से बनाइए, दैट इज मच सेफर कंपैरिजन टू दिस वन। क्लियर है? तो मोलारिटी में इतना चीज है, आप इसको दिमाग में रखें, नोट करो इसको अच्छे से। तो देखो, जैसे क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, यहां पे एक्चुअली M/5 लिखने का मतलब है 1/5 मोलर 100 ml HCl सॉल्यूशन मिक्स विथ 1/6 मोलर 300 ml H2SO4 सॉल्यूशन। तो दोनों एसिड्स हैं। जब आप दोनों एसिड्स को आपस में मिलाते हैं तो मिक्सचर का वॉल्यूम निकालना, मोलारिटी निकालना, मतलब M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो पहला 1/5 है इंटू 100, दूसरा 1/6 है इंटू 300, और नीचे आप दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दिए 100 प्लस 300। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ये 20 आया, इससे ये 50 आया, दैट इज 70 ऊपर और नीचे 400, सो इट इज 7/40 इज द मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर, 7/40। ठीक है,
चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। इसको हम लोग मोलालिटी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलालिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। थोड़ा देखिए और समझिए, जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, इसको छोड़ दो, केवल वो सब है ना विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन बात करता है। ये भी याद करने में तुमको हेल्प करेगा। अगर तुम्हें ना मोलालिटी का बात करते हो तो वो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बात करता है, लेकिन अदर देन मोलालिटी, अगर मोलालिटी छोड़ दो तो बाकी जितना भी आप पढ़ाई करते हो वो सब विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन बात करता है। मतलब उसके डिनोमिनेटर में तुमको सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम मिलेगा, सॉल्यूशन का ही कुछ और मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा सॉल्यूशन मिलेगा। केवल एक मोलालिटी ऐसा है जो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बात करता है। तो ये बताता है तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब हमारे सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मौजूद है। पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। मोलालिटी। तो आपके पास मोलालिटी आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इसका यूनिट हो जाता है मोल पर केजी। मोल पर केजी, दिस इज मोलालिटी। अब आप इसी को सिंप्लीफाई करके अलग अलग फॉर्म में बदलते जाइए। तो जहां NB लिखा है वहां आप WB बाय मोलर मास ऑफ B कह सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं WA केजी में। आप मोलालिटी लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भी इक्वेशन याद रखो। और अगर तुम चाहो तो हमारा सॉल्यूट का जो मास है, वेट है, उसको आप ग्राम में भी ले सकते हो। जब तुम इसको ग्राम में लोगे, नीचे 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर चला गया। WB इंटू 1000 मोलर मास ऑफ B एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये रहा तुम्हारे मोलालिटी का इक्वेशन। यूनिट स्टिल इज मोल पर केजी। तो इसमें टर्म्स समझा जाए, WB स्टैंड्स फॉर मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, MB स्टैंड्स फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर 1000 है तो ग्राम में लेना, अगर 1000 नहीं है तो केजी में लेना। ठीक है। जब कभी भी न्यूमेरिकल बनाओ, इस बात पे एकदम ध्यान रखो कि यहां विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट डिस्कशन हो रहा है। जैसे क्वेश्चन है फॉर 0.6 मोलर, for 0.6 molar H2SO4 solution of density 1.2 gram per ml, find its molality। देखना चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट क्या कहता है, कैसे बनाओगे, बोलो पहले प्लान बताओ। सोचो, प्लान सोचो, बनाओगे कैसे। निकल गया 0.6 मोल्स, वहां से वेट निकालने के सॉल्यूट का निकल गया 0.6 इनटू मोलर मास। ठीक है, ये निकालना होगा सर। क्या तुमको वॉल्यूम ऑफ टोटल मास मिलेगा सर सॉल्यूशन का, उसमें से जो एक्सप्रेशन का मात्रा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल। सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, हाँ, उससे डिवाइड करेंगे तो मोलालिटी। बिल्कुल सर। ये प्लान सबसे पहले बनता है। करना क्या है, 0.6 m H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब समझना है। और ये है कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है 0.6 मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000 ml या 1 लीटर। ठीक है। अब अगर NB मिल गया तो तुम वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, इतना ग्राम।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है 1.2 ग्राम पर ml। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को यूज करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1000 इनटू 1.2, सो इट इज 1200 ग्राम। लेकिन क्या आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन का जरूरत है कि आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट का जरूरत है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूशन 1200 है और वेट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर 58.8 निकला हुआ है, कितना आ गया? 43.2 कि 42.2? 41.2 इतना ग्राम। ठीक है, अब आपके पास सब कुछ है। देखो तुम्हारे पास WB है, तुम्हारे पास WA है और MA तो पता ही, MB तो मालूम ही है, H2SO4 है तो 98 ग्राम। अब इन सब को यूज करेंगे मोलालिटी के इक्वेशन पे, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, डाटा पुट करके सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा। 58.8 इंटू 1000, मोलर मास इज 98 एंड दिस वन इज 1141.2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लान जब बन गया ना तो लगभग बन गया क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे आओ, इस क्वेश्चन को तुमको बनाना है, ये क्वेश्चन तुमको बनाना है। फॉर 4.9% H2SO4 solution by mass, find its मोलालिटी। परसेंटेज से मोलालिटी निकालना। चलो बनाओ। तो 4.9% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास, क्या उसको पढ़ते ही हम लोग को पता चला कि वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग का 4.9 ग्राम होगा और वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 4.9 दैट इज 95.1 ग्राम। हो गया सारा। तो आपको अगर मोलालिटी चाहिए तो वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, मोलर मास एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, आराम से पुट करके सॉल्व कर लो, आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ऐसे पूछते हैं, अगर आपको मोलालिटी और मोलारिटी इन दोनों में से कोई एक को प्रेफर करना पड़े तो किसको प्रेफर कीजिएगा? मोलालिटी। कारण बताओ। बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम सही। इन केस ऑफ मोलालिटी there is no effect of change in temperature। रीजन, इसमें सारा मास है, सारा का सारा मास टर्म होने की वजह से आप टेम्परेचर बढ़े या घटे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मास कांस्टेंट है, तो मोलालिटी का भी वैल्यू चेंज नहीं करता। ठीक है, मोलारिटी चेंज करेगा। सोचो इसको बताना कौन कौन चेंज करेगा, कौन कौन नहीं करेगा। टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो परसेंटेज बाय मास चेंज करेगा या नहीं? नहीं करेगा। परसेंटेज बाय वॉल्यूम चेंज करेगा, क्योंकि वहां वॉल्यूम है तो वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो सकता है। मोलारिटी चेंज करेगा क्योंकि उसमें वॉल्यूम है, लेकिन मोलालिटी चेंज नहीं करेगा। तो ये सब चीज जो भी मास पे डिपेंडेंट है, मोल्स पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम जिसमें नहीं है, बस सिंपल बात, वॉल्यूम जिसमें नहीं है वो टेम्परेचर के चेंज से इंडिपेंडेंट होता है और जिसमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के चेंज से डिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलो बढ़िया, ये था आपका मोलालिटी। अगला आ जाओ, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस करें, दैट इज मोल फ्रैक्शन।
रिप्रेजेंटेड बाय x। कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके पास a और b करके दो कंपोनेंट है, a है और b है। ऑब्वियसली जब a मौजूद है तो a का कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा, b मौजूद है तो b का कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा। a के नंबर ऑफ मोल्स को Na कह देते हैं, b के नंबर ऑफ मोल्स को Nb कह देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालना चाहते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर आप मोल फ्रैक्शन A का लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो भी सॉल्यूशन में मौजूद रहेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर दो कंपोनेंट है तो नीचे दो कंपोनेंट का मोल्स आएगा, अगर 5 कंपोनेंट है तो नीचे 5 कंपोनेंट का मोल्स आएगा। इसलिए कभी कभी आप अगर मोल फ्रैक्शन A का लिखते हैं ना तो देखिए उसको कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाई समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, जितना रहेगा सबको लेके चलो। अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है तो हाँ भाई दो ही तक लेके चलो, अगर हमारे पास x नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है तो x तक लेके चलो। सिमिलरली अगर आप मोल फ्रैक्शन B का निकालना चाहते हैं, हम लोग दो कंपोनेंट मान के चल रहे हैं, तो ये आएगा इस फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है, जरा सोचो तो, अभी तुम ये इमेजिन करके चलना कि दो ही कंपोनेंट है। जरा सोचो तो कि अगर हम इन दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दे तो कितना आ रहा है 1। और अगर हमारे सॉल्यूशन में एक से ज्यादा मतलब दो से ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, दो से ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो सोच के बताना इसका वैल्यू। समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू 1 से n तक का वैल्यू बोलो 1 है, क्योंकि जितना भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में मौजूद है अगर सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का आप सम करेंगे तो वो 1 ही आना। दो कंपोनेंट है तो दो का सम 1 आएगा, अगर 3 कंपोनेंट है तो 3 का सम 1 आएगा, अगर x नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है तो उनका सम 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन करेक्ट है। अब थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए एक दो और लाइन ऐड करें। कभी कभी आपके पास मास का फ्रैक्शन भी होता है। अगर किसी स्टेटमेंट में मास फ्रैक्शन लिखा है तो इसका मतलब होता है जिसका भी मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल मास। जैसे हम तुमसे बोल दें कि 10 ग्राम शुगर 80 ग्राम पानी में डाला गया है, मास का फ्रैक्शन निकालो, तो 10 ग्राम शुगर के लिए ऊपर और 80 प्लस 10 90 ग्राम नीचे, मास का फ्रैक्शन। अगर मोल का फ्रैक्शन बोला है तो तुम शुगर को मोल में बदलना होगा, 80 ग्राम पानी को मोल में बदलना होगा और फिर मोल फ्रैक्शन को यूज करना होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा डेप्थली अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया जाता है कि क्या पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला चीज है, लेकिन मास फ्रैक्शन भी होता है और कभी कभी तो वॉल्यूम फ्रैक्शन भी होता है। कभी कभी तुमको वॉल्यूम फ्रैक्शन भी मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और एक दो चीज थोड़ा देखना, ये सब ट्रिकी अप्रोच है जो आपको जानना चाहिए। क्या हम लोग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़े हैं? तो आप ये भी समझ सकते हो कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट ना, एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल मास, सही। तो बहुत बार अगर तुमको न्यूमेरिकल बनाने के लिए डाटा वॉल्यूम फ्रैक्शन का है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन चाहिए, तो भी आप वॉल्यूम फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन की जगह ट्रीट कर सकते हैं, सही है। तो ये सब भी न्यूमेरिकल बनाने का ट्रिक है कि मान लो वहां डाटा दिया है वॉल्यूम फ्रैक्शन का लेकिन तुमको चाहिए मोल फ्रैक्शन, तो तुम अगर चाहोगे तो मोल फ्रैक्शन के जगह पे वॉल्यूम फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हो या मास फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हो। अगर मोल फ्रैक्शन का डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पे इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए, जैसे हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फॉर 0.4 मोलर H2SO4 solution find mole fraction of
solute assuming प्लान बनाओ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, पहले तुम प्लान बना लो दिमाग में। 1.2 ग्राम पर ml, 0.4 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है। तुमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना है, जबकि तुमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम का सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको दे दिया गया। बोलो बनाओगे कैसे, सोच के बोलो बनाओगे कैसे। प्लान बनाओ पहले, पेन बाद में चलेगा। सर इसमें जो पहले इसका मास निकालेंगे, निकल गया, जो सॉल्यूशन है उसमें मास निकालेंगे, निकल गया, मास फ्रैक्शन निकालेंगे। यही गलत ट्रैक पे चल गए। जब मास निकाल चुके हो तो मोल में बदल लो। तो एक ही का ना मोल में बदल पाएंगे सर? नहीं, क्यों? सॉल्यूशन का जो मास है उसको मोल में कैसे बदल? सॉल्यूशन का मास क्यों निकाल रहे? सॉल्वेंट का ना मास निकालोगे। सॉल्वेंट तो पानी, वो तो हमेशा मालूम होता है। देखा यहां से क्या हुआ ना कि हम लोग के पास मास फ्रैक्शन का नॉलेज होने से हम लोग को लगा मास फ्रैक्शन निकाल देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि तुमको डाटा ऐसे दिया गया है कि तुम आसानी से मोल फ्रैक्शन तक पहुंच सकते हो, तो मास फ्रैक्शन के रास्ते पे जहां गए वो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोला, अधूरा लेकिन सही बोला। 0.4 m H2SO4, यहां से तुमको पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 0.4 मोल है। तो अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं तो 0.4 इंटू 98 है, इतना ग्राम। ठीक है, अब तुम गौर से देखो, क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर या 1000 ml है? मोलारिटी का मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू 1 लीटर। तो आप यहां से, और क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी मेंशन है 1.2 ग्राम पर ml, तो आप बहुत आराम से यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 1000 ml है और डेंसिटी 1.2 है, तो ये 1200 आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1200 ग्राम। तो तुम यहां से चाहो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड इट इज अबाउट टू बी 1200 माइनस 39.2। Then weight of solvent is 1160, 1160.8। सही है। अब आ जाओ, बिकॉज तुमको सॉल्यूट का मोल पता है और सॉल्वेंट का मोल आप यहां से लिख सकते हैं। सॉल्वेंट का मोल 1160.8 डिवाइडेड बाय पानी का मोलर मास 18, ये लगभग आएगा लगभग इतना मोल आएगा, लगभग अप्रॉक्स 64 मोल्स हम आपको बोल दिए। ठीक है, अब आइए देखिए जरा, थोड़ा समझिएगा। अब आप दो डाटा को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। एक आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है 0.4 है, और एक आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, इतना 64 मोल है। आप देख पा रहे हो कि सॉल्यूट काफी कम है, सॉल्यूट काफी कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप है ना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब अगर आप यहां से मोल फ्रैक्शन निकालना चाहो सॉल्यूट का बी का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विच इज 0.4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विच इज 64 प्लस 0.4। तुम अगर चाहो तो 64 के कंपैरिजन में 0.4 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये तुम्हारे मन पे है क्योंकि वो छोटा है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बनाना चाहो तो भाई उसको लेके चलो। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 64.4। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझे? तो कंसेप्ट इस तरीके से चलता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन में हम लोग जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स में टोटल नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उससे डिवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर है ना प्रोसेस जो भी आपके सामने जैसा कंडीशन रहता है उसको लेके आगे बढ़िए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखो छोटा सा रिलेशन है,
relationship between mole fraction of solute and molality। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलालिटी में एक रिलेशन, और ये रिलेशन एक्चुअली बहुत सारे न्यूमेरिकल में तुमको हेल्प करेगा। होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप लिखे, तो जब आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखे तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए याद रखना कि सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट से काफी ज्यादा होगा। ऐसे केस में जहां भी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए आता है और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखते हैं, इसको आप बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये काफी छोटा है। अब यहीं पे देखिए ना, हम जो आपको समझा रहे थे उसमें क्या बोल रहे थे कि देखिए बी का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो काफी कम है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एनबी को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो ये नहीं आ जाएगा। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन जब आप बी का लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए केवल बचेगा। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो डब्ल्यू बी बाई एम बी, और नीचे लिख सकते हो डब्ल्यू ए बाई एम ए। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी और यहां एम ए बाई डब्ल्यू ए। सही है, थोड़ा उसको एडजस्ट करो ये लास्ट लाइन में, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी एंड डब्ल्यू ए, और जो एम ए है ना, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से नीचे डिवाइड अनचेंज। लेकिन यहां से यहां तक देखो मोलालिटी, तो आपके आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोलालिटी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। ठीक है, डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी। अभी हम तुम्हारे पास यहां एक डाटा ले आए, एक्स भी आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था हम लोग के पास, मोलारिटी था ना, थोड़ा समझना। इस क्वेश्चन में मोलारिटी था ना, मोलारिटी से हम लोग एक्स बी तक पहुंच गए ना, तो एक्स बी से चाहेंगे तो आगे मोलारिटी तक भी पहुंच सकते हैं। समझे? तो रिलेशंस याद करने से ये तुम्हारा एडवांटेज है। क्लियर है? नोट करो इसको अच्छे से।